कई ऐसे एक्टर्स ले हैं वो तुम्हारे चैनल के ही जरिए। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। 25 दिन के लिए घर से मैं भाग भी गया था, सब कुछ छोड़ के भी आया था ना कि मैं बाहर से पॉलीथिन में खाना पैक करा के लेके आया था, पर मेरे पास कुछ था नहीं। है ना मेरी नज़र में, मेरे थिएटर का एक बंदा है, मैं बताता हूँ। मैंने बोला है ओवर कॉन्फिडेंस। प्रोफाइल में मुझे कभी भी नमस्कार की जरूरत है। आप जहाँ पर बना रहे हैं आपका बैकग्राउंड क्या है, उसमें आप भी हमारे साथ हैं, वो आप देख सकते हैं। और एक एक्टर होने के नाते मैं आपकी इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि हज़ारों कास्टिंग डायरेक्टर को फॉलो करो, डायरेक्टर को फॉलो करो, कोऑर्डिनेटर को फॉलो करो, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती का सिर्फ एक हल है, द स्ट्रगलर टैलेंट हब, जहाँ पे इन सभी कास्टिंग डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तुरंत जाके सब्सक्राइब करिएगा। हाय दोस्तों, मैं कैप्टन भाभी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल द स्ट्रगलर पर। आप सबकी डिमांड पर आज हम एक नया सेगमेंट आप सबके लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है रूबरू, जिसमें मैं आप सबकी मुलाकात कराऊंगा कास्टिंग डायरेक्टर से। और आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस कास्टिंग डायरेक्टर सैफ भाई। तो स्वागत है सैफ भाई आपको हमारे यूट्यूब चैनल द स्ट्रगलर पर। थैंक यू भावेश। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे यूट्यूब चैनल को भी मैंने कई बार देखा है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि तुम्हारे YouTube चैनल से, जैसे मैं शुरू से सोचता था कि मैं कास्टिंग उनकी करूं जिनको इनकी नॉलेज ही नहीं है, या इंडस्ट्री तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या उनको एक वे नहीं मिल पा रहा है, तो तुम्हारे थ्रू उनको वो वे मिल रहा है। मुझे अभी मैंने रिसेंटली रेड चिली की एक फिल्म को कास्ट किया है, और कई ऐसे एक्टर्स उसमें जो मुझे मिले हैं वो तुम्हारे चैनल के ही ज़रिए मिले हैं। सबसे अच्छी चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं चर्चा स्टार्ट करने से पहले आपका इंट्रोडक्शन एक बार कराना चाहूँगा आपके द्वारा। आप एक संक्षिप्त में अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, और आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है। हाय, मेरा नाम सैफ है और मैं यहीं लखनऊ से हूँ। और अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मेरे फादर ख़ुद एक मौलाना है, और मौलाना और काजियों के बीच में ही मेरी परवरिश हुई है। और इत्तेफाक उस ख़ानदान से हट के मैं इस लाइन में आया, और अच्छी चीज़ ये कि घर वालों ने सपोर्ट किया। सपोर्ट के साथ मैंने भी जितना कोशिश किया था कि जहाँ तक मैं जा पाऊँगा, कोशिशें की, और जो हमारे सीनियर्स थे थिएटर जिनके साथ तो किया, उन्होंने हेल्प की, और मैं यहाँ पर हूँ। प्लानिंग तो कुछ ऐसी भी नहीं थी कि मैं इस फील्ड में शुरू से आऊँगा, क्योंकि इससे पहले जब मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया तो फिर उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग करी। अच्छा, इंजीनियरिंग करी है? जी हाँ, मैं इलेक्ट्रिकल मैंने इंजीनियरिंग करी। उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, फिर मैंने उसके बाद MBA किया। लखनऊ से ही? लखनऊ से ही। मार्केटिंग से मैंने MBA कंप्लीट किया, पर दिमाग है ना वो भागते ही रहता था, क्योंकि थिएटर अब एक कीड़ा लग चुका था एक्टिंग का। ये मतलब आपको बचपन से या फिर स्कूलिंग टाइम पे? स्कूलिंग टाइम से लगा कि जाना चाहिए। कई ऐसे अवार्ड शोज जब टीवी पर देखा करता था तो दिमाग बार बार घूमता था, मैं क्यों नहीं। पर वही एक सवाल है ना भविष्य, जो मेरे ख्याल से हर 10 में से 8 लड़कों का रहता है, हम जाएँ कैसे, हमें कहाँ से वो मिले, रास्ता नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं मिलता। तो एक दिन ऐसे में पेपर पढ़ा था, तो पेपर में यहाँ पर एक संगीत नाटक एकेडमी है, वहाँ पर एक नौटंकी की कार्यशाला का एक वो निकला हुआ था। उसी दिन मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी। जब मैंने पढ़ा तो मैं भागकर वहाँ पर गया ऑडिशंस के लिए। तो मज़े की बात यह है कि नौटंकी में ना सिंगिंग बहुत ज़रूरी है, गायकी पक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए। तो शैलजा मैम पहला गुरु भी कह सकते हैं इस फील्ड का। हम गए तो उन्होंने कहा गाओ। मैंने आँख बंद किया, मैंने गाना शुरू कर दिया। मैं बहुत ही बेसुरा हूँ। तो मैंने गाना शुरू कर दिया। जब आँख खुला तो मैम हंस रही थी। उन्होंने कहा ठीक है आप, मैं बताती हूँ जैसा होता है। नेक्स्ट डे मैं गया तो मेरा नाम नहीं था लिस्ट में। काफ़ी मायूस रहा कि यार लो, पहले एक चांस मिला वहाँ तक पहुँचने का, नहीं मिला। बट फिर उसके दूसरे दिन मुझे कॉल आई कि सर आपका शाम वाली लिस्ट में नाम था और आप आए नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं मॉर्निंग में आया था, मेरा नाम नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं सर, दूसरी लिस्ट में आपका नाम था। तो मेरा शैलजा मैम से पहले सवाल यही निकला कि मैम मुझे तो गायकी आती ही नहीं थी, फिर आपने क्यों किया? तो उन्होंने कहा सैफ गायकी के साथ तो नहीं अच्छी थी, पर तेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, वो इम्पोर्टेंट है। तो कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा था। तो मुझे मालूम था अगर ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट है तो कर ले जाएगा। आज उनकी वो ज़बान या उनका आशीर्वाद कहिए कि मैंने शुरू किया। फिर गायकी में तब भी मेरी गायकी इतनी ख़राब रही कि कई वो जो दोहे थे वो चेंज करके मुझे डायलॉग्स में दिए गए। अच्छा। बट कॉन्फिडेंस उन्होंने नहीं लूज़ होने दिया। फिर यहाँ से ज़रिया शुरू हुआ। फिर लगभग 35 प्ले मैंने किए। मैंने हाँ दर्पण से बहुत सारे प्ले किए। दर्पण लखनऊ का एक जाना माना नाम है। BNA से किए, BNA रेपेट्री के पीछे से कई शोज़ किए। करते करते लगभग 35 मैंने प्लेस किए। अब सेकंड थिंग ये आ जाता है कि प्ले तो कर लिया, रंगमंच तो आ गया। अभी तो मुद्दा एक ही है कि जाना टीवी पर है। टीवी के लिए कहाँ टीवी जो है वो इम्पोर्टेंट है। पर जानते हो भवेश, हम लोग के अंदर सबसे पहले ये आ जाता है कि हम एक्टर्स हैं, हम क्यों जाएं। पर एक एक्टर, मेरे सर ने कहा था ना कि वो पानी की तरह होता है, उसका कोई आकार नहीं होता। ग्लास में रखोगे तो ग्लास में आ जाएगा, कटोरे में रखोगे, प्लेट में रखोगे तो वो आकार ले लेगा। हम
थिएटर करने के बाद या BNA या SNA या NHD कुछ भी करने के बाद ना हम एक आकार अपना पर्टिकुलर ले लेते हैं। हम तो ये हैं भाई, हाँ, जैसे याद हम हिलेंगे है नहीं। गांव में एक सऊदीया से बंदा आता कहता हम तो सऊदी वाले हैं, सऊदी रिटर्न है, तो उसी तरह हो जाता हमने तो BNA किया है। पर एक एक्टर जिस दिन से आकार लेना शुरू कर देता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं सारे एक्टर से कहूँगा प्लीज़ भाई आकार मत लो। आज भी अमिताभ सर यही कहते हैं कि मैं यहाँ पर सीखने आया हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो वो जज्बा हमारे अंदर क्यों नहीं है कि हम सीख क्यों नहीं रहे? और जिस दिन हम सीखना छोड़ देते हैं, हम एक्टर अपने आप को फील करने लगते हैं, अभिनेता हो जाते हैं, उस दिन से हम ख़त्म हो जाते हैं। तो शुरुआत में थोड़ा सा मेरे अंदर भी ये था कि अरे यार मैंने तो थिएटर कर लिया, मैंने BNA तक के प्ले कर लिया, भारत भवन में भोपाल में भी चल के चले, अब तो हम कुछ नहीं। 1 साल का जो मेरा गैप था ना वो सबसे गंदा था। एक ऐसा फेज़ था ना कि वहाँ पर घर वालों ने साथ छोड़ दिया था कि नहीं सेफ नहीं करना है। मैं 25 दिन के लिए घर से मैं भाग भी गया था सब कुछ छोड़ के। पापा काफ़ी नाराज़ थे। खैर सबकी लाइफ में आता है, वो टर्नओवर सही था। कहते नहीं मोक्ष की अगर प्राप्ति करनी हो तो जंगल जाना पड़ता है। तो आपको हकीकत, अभी तो घर वाले पैसे दे रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी, तो लग रहा था एक सही चल रहा है। हाँ रोल बनाया, स्क्रिप्ट का लेके निकल गए भोकाल में, भाई जा रहा हूँ रिहर्सल पे जा रहा हूँ ये वो। पर जब ठोकरें लगती है ना तो हकीकत हमें पता चलती है। तो उन 25 दिनों में मैंने सीखा कि मोक्ष की प्राप्ति क्या होती है। सुबह ये तय नहीं होता था कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खाली पेट क्या मैं डायलॉग उस बेस पर बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा, वो 25 दिन कहाँ थे? वो 25 थे। एक मेरी फ्रेंड थी अंकिता, मैं घर से निकलते ही उसका कॉल आया, कहाँ हो? मैंने कहा घर में लड़ाई हो गई है। तो उसने कहा मेरा एक फ्लैट खाली पड़ा है, सब जाके तू रह ले। तो उसका फ्लैट ऐसे था ना कि बना था, सिर्फ खाली पड़ा था। एक गंदी सी टी-शर्ट पहनी थी, मैंने 10 बार उसको धोया, उसी से पोछा, ज़मीन साफ़ की, My God। और सिर्फ वो एक पंखा था और वो साफ ज़मीन। एक दिन तो ऐसा भी आया था ना कि मैं बाहर से पॉलीथीन में खाना पैक करा के लेके आया था, पर मेरे पास कुछ था नहीं कि मैं खाऊं किस पे। तो मैंने उस पॉलीथीन को काटा, उसको धुला, उसके ऊपर पहले चावल डाला, फिर दाल डाला, फिर सब्ज़ी डाला, रो रहा था, खा रहा था। पर ठीक है, वो मोक्ष की प्राप्ति थी। उसने ये सिखाया कि मेरे घर वाले नहीं बुरे नहीं होते। हर माँ बाप की ख्वाहिश रहती है कि लड़के ने इंजीनियरिंग भी कर ली, MBA भी कर ली। हर बाप जब बच्चा पैदा होता है तो सोचता है मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। वो आपसे जलते नहीं हैं, वो आपका भविष्य सोचते हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोग सोचते हैं जलते हैं, हम इस फील्ड के नहीं हैं। तो उनका भी ये था कि बेटा मैं तुम्हारा भविष्य सोच रहा हूँ। इतना पढ़ाने के बाद तुम जा रहे हो दिन भर और आखिरी में मिल कितना रहा है? कुछ भी नहीं। तुम कन्विंस भी नहीं निकलवा पा रहे हो। तो उस दिन मैंने सीखा कि सेफ करना पड़ेगा, या तो छोड़कर चुपचाप जॉब कर लो। थिएटर मैंने किया था। थिएटर करने के बाद अब क्या करूँ। फिर मुझे कॉल आई कि एज ए जूनियर आर्टिस्ट तुम्हें काम करना है। उसी से मेरा दूसरा सवाल था जी। कि आपने कास्टिंग इंडस्ट्री में कदम कैसे रखा, मतलब कब आपकी जर्नी स्टार्ट? हाँ, तो यहीं से हुई। तो एज ए जूनियर आर्टिस्ट में गया, एक दिन मैंने काम किया। तो लोग वहाँ पर गए थे पैसे कमाने में, पैसे के साथ साथ मैं चीज़ों को कमाने गया था। कैमरा होता क्या है, मिड क्या होता है, वाइट क्या होता है, रीटेक क्यों होते हैं, इतने सारे फ्रेम्स क्यों लगते हैं। उस दिन तो मैं 500 लेकर चला आया घर पे बैठ के मैं सोचने लगा यार एक दिन तो हो गया, कैसे जाऊँ। दूसरा दिन मुझे तो सेट पर रहना था, मुझे तो सीखना था, ये सारी चीज़ें मुझे रोज़ देखनी थी। अच्छा, फिर सबसे प्लस पॉइंट जो मेरा था ना, थिएटर। मैं लखनऊ के लगभग सारे एक्टर, सारे डायरेक्टर से जुड़ चुका था। एक बाहर की यूनिट जब शूट करने आती है लखनऊ में या कहीं भी, तो सबसे पहले उनका होता है लोकेशन, सेकंड थिंग होता है क्या एक्टर्स मिलेंगे। तो एक्टर का एक जखीरा मेरे पास था, क्योंकि आपने काफ़ी साल से मैंने थिएटर काफ़ी किया काम से थिएटर किया हुआ था। मैं सबसे रूबरू था, मैं जानता था कौन एक्टर है, उसकी क्या लेंथ है। तो जब यूनिट आई तो मैंने कहा सर मैं थिएटर से हूँ, मेरे पास डेटा है, मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने शुरू की वहाँ से कास्टिंग से 2 फ़ायदे हुए। एक तो मुझे 24 घंटे सेट पे रहने का मौका मिलता था, दूसरा एक्टर डायरेक्टर टीम से मिलने का मौका रहता था, तीसरा अपने बड़े बड़े एक्टर से मुझे सीखने का मौका मिलता था। तो इस तरह मेरी कास्टिंग के फील्ड में एंट्री हुई। आप ये चीज़ बताइए कि आपको कैसे पता चला कि कास्टिंग की ज़रूरत है? बेसिकली होता क्या था कि सडन जैसे मैं कल एक सीन कर रहा हूँ, तो शाम को यूनिट की एक मीटिंग होती तो उसमें डिस्कशन होता था कि एक 35 साल का लड़का चाहिए जो मिडिल क्लास का होगा, ऐसा ऐसा होगा, पर एक्टर बहुत अच्छा चाहिए। तो मैं कहता सर है ना मेरी नज़र में, मेरे थिएटर का एक बंदा है, मैं बताता हूँ आपको। तो इत्तेफाक से उससे पहले लखनऊ में ऐसा कोई कास्टिंग वाला था नहीं। जो यहाँ के LP लाइन प्रोड्यूसर्स होते थे वो सजेस्ट कर दिया करते थे। तो मेरे आने से बस ये मेरे लिए या ऊपर वाले का मेहर कह दीजिए कि उसने एक ऑप्शन रखा था कि यहाँ एक लड़का है, क्योंकि LP भी वो अपने कामों में रहता था, वो थिएटर या चीज़ों को नहीं जानता, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनको जानता था। पर मैं ज़ीरो से जाना, जिसने अभी शुरू किया जो आखिरी तक के गया, मैं सबको जानता था। एक फिल्म गई तो फिर रिकमेंडेशन चलना शुरू हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर हम एक्टर्स का ग्रुप होता है, मुंबई में ऐसे लाइन प्रोड्यूसर्स का, कास्टिंग डायरेक्टर्स का ग्रुप होता है। फिर रिकमेंडेशन आने लगा। आज ऊपर वाले का करते करते लगभग मैं 40 फिल्मों के करीब कर चुका हूँ इन 7 सालों में।
इन 7 सालों में 40 फिल्म? 40 फिल्मों लगभग मैं कर चुका हूँ, छोटी बड़ी सब मिलाकर। तो बस इसी से मिलता जुलता एक और सवाल था कि अभी तक आपने इतनी फिल्मों की कास्टिंग की, अगर उनमें से आप कुछ का नाम बताना चाहें हमारे दर्शकों को तो? अभी आप देख सकते हैं सत्यमेव जयते 2 जॉन अब्राहम सर की है, उसकी मैंने लोकल जितनी कास्टिंग है मुंबई से सारी है। कवि सिन्हा जी हैं, वो भी हमारे लखनऊ से ही हैं, बहुत ही अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं। वहाँ से उन्होंने संभाला और लखनऊ में उन्होंने मुझे मौका दिया, तो लखनऊ से यूपी से पूरी कास्टिंग सत्यमेव जयते की मैंने की, फिर बाटला हाउस की मैंने की। कवि सिन्हा मतलब ऑन माइक के रोल वाले? हाँ। ओके। तो और गुलाबो सिताबो आप देख सकते हैं, आश्रम देख सकते हैं, सारी मेरी कास्टिंग है। अभी मैं रंगबाज 3 कर रहा हूँ लखनऊ में। आज भी हमारे एक सेटअप पर बैठे हैं, ये भी हाँ तिलका मांझी, हम लोग मेरे को इसके ये मिल नहीं रहे थे तो मैं कहा आप जहाँ भी हो मैं आ रहा हूँ, तो ये शूट पे थे तो मैं इनको पकड़ लिया। हाँ थैंक यू यार, अच्छा लगता है जब अपने लोग मिलते हैं। बिंदिया अभी मैंने जल्दी MX प्लेयर की वो की, तो पाइपलाइन में ऐसे हैं और लगातार हैं। तो बस सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब आप सीखना चाहते हो ना, तो ऊपर वाला रास्ता खुद दिखाता है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये तो बात है बिल्कुल। तो एक सवाल था हमारे दर्शकों का, मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं, इनका सवाल था कि जैसे कभी भी कोई आप कैरेक्टर की कास्टिंग करते हैं किसी भी फिल्म की, तो उसमें एक्टर में आप क्या देखते हैं? जो मेरे टीचर ने देखा वही मैं देखता हूँ, कॉन्फिडेंस कि ये एक्टर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना फ्रेंडली है कैमरे से, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कॉन्फिडेंस मैंने बोला है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोला है। कभी कभी हम यहाँ धोखा खा जाते हैं कि नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि इस बंदे को जो मैंने स्क्रिप्ट दिया है वो उससे कितने सवाल कर रहा है। मान लीजिए मैंने तो लिख दिया उस पर छोटा सा कि 35 साल का लड़का है, या मैंने लिख दिया 60 साल का बूढ़ा है। 60 साल में हमारे नसीरुद्दीन साहब भी हैं, अमिताभ बच्चन भी हैं, अनुपम खेर भी हैं, पर आप तीनों की लाइन लेंथ देखिए अलग है, तीनों की एक्टिंग अलग है, तीनों का बेस अलग है। जहाँ पे अनुपम खेर हैं वहाँ अमिताभ बच्चन नहीं हो सकते, जहाँ अमिताभ बच्चन है वहाँ अनुपम खेर नहीं हो सकते, वहाँ नसीरुद्दीन शाह नहीं हो सकते। तो आप कितना स्क्रिप्ट के साथ फ्रेंडली हैं, कितना आप उसको सीखना चाह रहे हो, कितना आप उसको जानना चाह रहे हो, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस मेरे लिए मेन रखती है। आप कॉन्फिडेंट कितना हो कैमरे के सामने, कितने फ्रेंडली और कितना आपने कैप्चर किया है, ये सारी चीज़ें मूड। बहुत सारे एक्टर्स मिलते हैं ना कि जो है वो बोल दिए। सबसे पहले बस हम लोग यही देखते हैं कॉन्फिडेंस हो लड़का, और वो कितना फ्रेंडली है और क्या वो सुन रहा है। सुनना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। हम लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं। हमने स्क्रिप्ट देखी, अपने हिसाब से मैंने प्लान किया। हमारा राइटर जब वो लिखता है उस कहानी में, उसने किरदार को सोचा क्या है, एक डायरेक्टर जो उसको प्रेजेंट करना चाह रहा है उसने सोचा क्या है। आप पहले उससे सुने, उस कैरेक्टर को समझें। जैसे थिएटर में नहीं कहते थे हम लोग, रिहर्सल तो करते जाते थे, पर जिस दिन आखिरी दिन हम उस कपड़े को पहनते थे, कपड़े को नहीं पहनते थे, वो आत्मा अपने अंदर हम पहनते थे। तो ये स्क्रिप्ट मिलती है ना, हम जब 10 बार उसको पढ़ते हैं ना, तो उस आत्मा को अपने अंदर समाहित करते हैं, तब वो कैरेक्टर निकल के आता है। तो मेरे भाई हो सकता है कि आप रिवीजन अच्छा करते हो, आपको जल्दी स्क्रिप्ट याद हो जाती है, पर ये गलती कभी ना करिएगा कि 4 बार पढ़ा, हाँ ओके मैं कर जाता हूँ। आप टाइम लीजिए, आप समझिए। हम कभी आपसे नहीं कहते आप जल्दी करिए, आप 10 तरह से बोल कर दीजिए, 10 तरह से लोगों से आप डिस्कशन करिए, जल्दी कभी मत करिए। याद होना अलग चीज़ है और प्ले करना अलग चीज़ है। याद कोई भी कर सकता है, प्ले करना, हर एक लाइन की एक मीनिंग होती है, एक वेरिएशन होता है। आप जितना खेलोगे, जितने अच्छे से उसे प्रेजेंट करोगे, मेरे लिए उतना अच्छा है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि देखें इसके अंदर बेस्ट पार्ट क्या, उसने क्या बेस्ट किया। ओके, इसी से एक और छोटा सा सवाल था कि जब भी कोई एक्टर आपको अपनी प्रोफाइल शेयर करता है तो उसका एक सही तरीका क्या होता है? मतलब एक इंट्रोडक्शन जैसे वीडियो आपने शेयर किया, तो सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बट आप एज अ कास्टिंग डायरेक्टर कैसा चाहते हैं कि वो एकदम सही तरीका क्या है? देखिए, प्रोफाइल में मुझे कभी भी नमस्कार की ज़रूरत नहीं होती, हाय की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक अपना होता है। हम प्रोफाइल में जो इंट्रोडक्शन चाहते हैं ना, जैसे हम और आप बात है, इंट्रोडक्शन का मतलब ही होता है बात करना। आप अपने बारे में बताएं, ज़रूरी नहीं बढ़ा चढ़ा के होना है कि मैंने 50 प्ले किया है, मैंने ये किया है, वो किया है। मुझे इंट्रोडक्शन में जानना होता है कि आप कितने साल से इस फील्ड में हो। मसलन कि मैं पिछले 3 साल से थिएटर कर रहा हूँ और मैंने 2 रिसेंटली फिल्में करी, और ये रही है मेरी प्रोफाइल, फ्रंट लेफ्ट राइट, और आपकी हाइट, आपका कॉन्टैक्ट नंबर। बहुत लोग कहते हैं 8090682446। हमें सुना ही नहीं पड़ेगा मेरे भाई, मैं कैसे सुनूंगा? आप आराम से बात करिए, 8090682446। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 80906824, किसी का भी नंबर हो सकता है। तो इस तरह आप जितने भी इत्मीनान से, जितना भी फ्रेंडली होकर बनाएंगे, हमारे लिए उतना है। कैमरे का इंट्रोडक्शन में बहुत ज़रूरी होता है, आप जहाँ पर बना रहे हैं आपका बैकग्राउंड क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं घर में पीछे रंग बिरंगे कपड़े टंगे हुए हैं, समझे, पेपर लगा हुआ है, बच्चे घूम रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कोशिश करिए, हाँ आवाज़ें आ रही हैं, तो बैकग्राउंड हो सके तो प्लेन रखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
फोकस आपके फेस पर होनी चाहिए लाइट की। घर के अंदर नहीं दिख रहा है, आप किसी विंडो के पास चले जाइए, प्रॉपर लाइट दीजिए, क्योंकि मुझे आपके फीचर्स भी साथ में देखने हैं। हमें जब तक फीचर्स नहीं दिखेंगे हमें चीज़ें नहीं होंगी। बहुत सारे लोग फुल बनाकर मुझे वीडियोस भेज देते हैं इंट्रोडक्शन, मुझे फुल नहीं चाहिए। आप फुल एक दीजिए, हो सके तो किसी से बनवाइए, वरना आप इतने ही दो, मेरे लिए काफ़ी है। मुझे मेन हाँ आपकी लिपसिंग क्लियर होनी चाहिए, आपके फीचर्स क्लियर होना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए। ऐसा तो नहीं बोलते मैं आपकी दाईं आँख भाग रही है, बाईं आँख भाग रही है कि क्या है, ये भी एक क्वालिटी होती है। पर ये सब छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो हम लोग नोटिस करते हैं कैरेक्टर के लिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है तो क्या उसका क्राइटेरिया है। इसी से एक छोटा सा सवाल था, जब भी कोई एक्टर आपको मोनोलॉग शेयर करता है तो वो मोनोलॉग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब कितना लंबा होना चाहिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कितना लंबा तक? बॉस मोनोलॉग मेरे ख्याल से 40 मिनट से सेकंड से ज़्यादा 1 मिनट काफ़ी होता है, क्योंकि हम लोगों के पास भी ना बहुत सारा आता है मेल। वही ना, हम लोग कभी भी 5 मिनट का, 4 मिनट का, 2 मिनट का, 30 सेकंड से ज़्यादा हम लोग मोनोलॉग देखते ही नहीं हैं। आपकी स्क्रिप्ट बहुत चुनी हुई चाहिए, उस 30 सेकंड में आपने क्या बोला, आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, वो मेरे लिए मायने रखती है। आप ये सोचते हैं कि मैं यहाँ स्लो से शुरू करते करते लास्ट में जाकर अपना पीक पे छोड़ूंगा, तो पीक में नहीं जाऊँगा कि लास्ट तक के आपका वीडियो देखूँ। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि शुरू से समा बांध ले, हम देखने पे मजबूर हो जाए। तो कोशिश करें ज़्यादा लंबा की जगह पर आप छोटा मोनोलॉग बनाएं, पर कंटेंट आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि कसाव हो उसके अंदर कि मैं बैठ के उसको देख सकूं। ज़्यादा लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। 1 मिनट डिसेंट है। 1 मिनट डिसेंट है। डिसेंट जी हाँ, इतना एक इंसान देख भी सकता है। बिल्कुल। आप लोग के पास भी बहुत सारे अलग अलग मोनोलॉग्स आते हम हैं। 15 से 20 सेकंड के अंदर हमारा तय हो जाता है कि एक्टर हमें सही लग रहा है या नहीं। उतनी चीज़ों में हम लोग नोटिस कर लेते हैं। ओके। एक सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वो कास्टिंग डायरेक्टर से ही रिलेटेड है कि अगर जैसे यहाँ पे जो वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनमें से किसी को कास्टिंग डायरेक्टर बनना है तो वो क्या प्रोसेस है कास्टिंग डायरेक्टर बनने का? दोस्त कहते हैं ना कि अभी आप अगर होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट मैनेजर नहीं बना देते। हाँ। आपको उससे पहले ग्रूमिंग भी करनी पड़ती है, मॉपिंग भी करना होता है, या टेबल भी साफ़ करना होगा, चाय भी सर्व करनी होगी। चाहे कास्टिंग डायरेक्टर हो चाहे व्यापार हो, जब तक हम उससे जुड़ेंगे नहीं, अपनी दुकान खोल के जब तक झाड़ू नहीं लगाएंगे तब तक हम काम सीख नहीं पाएंगे। डाटा कलेक्शन करके कास्टिंग डायरेक्टर बनना बहुत आसान है, पर वो आप बन नहीं पाओगे जब तक आप खुद एक एक्टर नहीं हो, आप रूबरू उन एक्टर से मिले नहीं हो, आप कास्ट नहीं कर सकते हो। एक एक्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोगों का डिस्कशन होता है डायरेक्टर और हमारे सारे एडीज और राइटर, तो उस किरदार को हम लोग तभी समझ सकते हैं ना, जब वो किरदार को हम खुद समझ लेंगे तभी तो कास्ट कर पाएंगे, वरना हम लुक पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा, वैसे मैंने बताया ना 60 साल का आदमी कहा, हाँ वो फलाने वाले अंकल हैं ना वो 60 साल के हैं, पर वो 60 साल के आदमी वो साइकिल बनाने वाला है या वो एक प्रोफेसर है, या एक ऐसा बंदा है जिसकी वाइफ प्रोफेसर है पर वाइफ मर चुकी, बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर है रिच आदमी, समझे? है तो वो अच्छा, बच्चे नहीं हैं, बीबी मर गई, बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप में खोया हुआ एक इंसान है। वो हंस देगा पर उसके चेहरे पे हंसी नहीं है। तो उस किरदार में आपको घुसना पड़ेगा। उस किरदार में घुसने के लिए मैं तो कहूँगा आप सभी लोग थिएटर ज़रूर ज्वाइन करें। थिएटर से आप सीखेंगे भी और अपने बड़ों के साथ आपको बैठने का मौका ही मिलेगा, वो बहुत कुछ सिखाएंगे। सीखने का सबसे अच्छा ज़रिया है थिएटर। आप ज्वाइन करें, सीखें, डेटा उसी से मिलेगा, उसी से लोगों को जानेंगे, नॉलेज भी होगी उससे, उसी से फिर आगे आप प्लान कर सकते हैं। तो कास्टिंग से रिलेटेड एक सवाल और कि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि फ्रॉड कास्टिंग होती है, फ्रॉड कास्टिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा फेक हो जाता है, पैसे मांगते हैं, ये होता है, तो उससे कैसे बचें फ्रॉड कास्टिंग? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये आप लोग जान लीजिए, चाहे जितनी बड़ी फिल्म हो बॉलीवुड में, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से लेके अब तक जितनी भी रिलीज़ हुई हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। कोई पेमेंट, कोई रजिस्ट्रेशन फीस किसी भी उसमें नहीं होती है। आपसे अगर कोई कह रहा है कि सर हमारी कंपनी है, हमारा ये रजिस्ट्रेशन फ़ी है, आपको कार्ड बनाना पड़ेगा तभी हम आपको कास्टिंग करेंगे, तो वो फेक है। आप सबसे पहले जान लें। मैंने इतनी सारी फिल्में की हैं पर आज तक के कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ एजेंसीज़ हैं जिन्होंने एक अपना हब बना लिया है बेसिकली, पर उसका भी आप पहले बैकग्राउंड जानें कि उस एजेंसीज़ ने क्या क्या काम किया है। पेपर से मत जाने, लोगों से जाने कि लोगों ने काम किया है, क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें हैं ना कि आप वेबसाइट अपना बना के कुछ भी डाल दीजिए, कोई वेरिफिकेशन या कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो पिछले कई साल से काम कर रही हैं। वो एक पर्टिकुलर फ़ी लेती हैं, वो भी इस हिसाब से लेती हैं कि अगर वो अपनी एजेंसी से काम दिलाएंगी तो उसके कुछ परसेंटेज हैं, पर काम दिलाएंगी तब है, पहले नहीं। आप ये समझिएगा, काम दिलाने के बाद है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक तीसरा बंदा यहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर बना बैठा है, हर चौथे बंदे की अपनी एजेंसी है, और हर बंदे का ये कहना है कि मैंने इतनी इतनी फिल्में की, इतना इतना काम किया है।
वैसे है ना कि पहले ठोको फिर जानो, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले से ही विश्वास करके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90 चाहे DID हो, जैसे डांस वाले जो शोज़ होते हैं या सीरियल्स हो या कुछ भी हो, सबकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। एक सवाल था, जैसे कमेंट्स में ही आता रहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आज किस चीज़ की शूटिंग कहाँ हो रही है, तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो वो आप कहाँ पे अपलोड करते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि आज। देखिए, ड्यूरिंग शूट हम कोई भी पिक्चर्स अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी का एक वो है रिक्वायरमेंट की। मोस्टली मैं अपने इंस्टा पे सैफ कास्टिंग के नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे। मैं इंस्टा पे बीच बीच में रिक्वायरमेंट अपनी डालता रहता हूँ और बहुत सारी प्रोफाइल्स आती रहती हैं। उसमें मेरा मेल भी है सैफ, हाँ सैफ कास्टिंग के नाम से, मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। आप डायरेक्ट प्रोफाइल भेज सकते हैं। अच्छा, प्रोफाइल भेजने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल लोग पिंच करते रहते हैं कि सर मेरा हो पाएगा, मेरा हो पाएगा। मेरे भाई, आप जितना मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हूँ उससे कहीं ज़्यादा आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे कैरेक्टर मिल रहे हैं। आप दिन भर में एक बार मेरी प्रोफाइल देखते होगे, मैं आपकी दिन में 10 बार स्क्रॉल करता हूँ। क्या ये सेट हो सकता है? ये हो सकता है। तो बेफिक्र रहें, अगर आपने प्रोफाइल भेजा है तो मेरी ओर से 100% रहेगा। जहाँ आप सेट होगे, जैसे भी सेट होगे, मैं डायरेक्ट आपको कॉल करके बुला लिया करूँगा। ओके, तो एक सवाल और था, कभी भी किसी एक्टर को सेलेक्ट किए हो तो उसकी जो पेमेंट है वो आपके थ्रू मिलेगी या प्रोडक्शन के थ्रू मिलेगी? हाँ, अच्छा सवाल है ये। देखिए, कास्टिंग डायरेक्टर का काम है ना, आप कैरेक्टर से मिलता जुलता कास्ट डायरेक्टर के सामने ला देना। सबके अपने अपने। अब डायरेक्टर से मैं नहीं कह सकता हूँ सर मेरी फीस नहीं मिली, एज एन कास्टिंग डायरेक्टर मैं नहीं। ये डायरेक्टर का काम नहीं है कि वो मेरी फीस दे, ये प्रोडक्शन का काम है। तो हम सिर्फ कास्ट करेंगे कि सर फला फला कैरेक्टर के लिए मैंने आपको लॉक किया है। आपको प्रोडक्शन से कॉल आएगी पेमेंट के से रिलेटेड। आप प्रोडक्शन से अपनी पेमेंट पूछेंगे, प्रोडक्शन आपको बताएगा कि सर पर डे में या पैकेज हम आपको ये दे रहे हैं। तो अब यहाँ से मेरा रोल ख़त्म। मेरा रोल इतना था कि मैंने ले जाके कैमरे के सामने आपको प्रेजेंट कर दिया, आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आप फाइनल हो गए। अब शॉर्टलिस्ट होने के बाद अगर हो सकता है आपकी पेमेंट को लेकर बातचीत नहीं बनी, या मुझे प्रोडक्शन या डायरेक्टर कहता है सेकेंड ऑप्शन तो मैं ऑप्शन दूंगा, बट पेमेंट से मेरा कोई रिलेशन नहीं होगा। मेरा क्या किसी भी कैरेक्टर का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। वो आपकी और प्रोडक्शन की डायरेक्ट होती है। आपकी EP से आपकी बात होगी, वो आपसे बात करेगा, वही सारी पेमेंट करेगा। मतलब प्रोडक्शन ही पेमेंट कराता है, कास्टिंग डायरेक्टर से मिला दिया, मिलाना। मेरा काम ही यही है कि मैं बस बीच में कबूतर कह लीजिए आप। नहीं, वो नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि बिना कास्टिंग डायरेक्टर की कोई अब तो फिल्में भी नहीं बन रही है। नहीं, कोशिश यही रहती है, बिल्कुल। और बस ऐसे छोटे छोटे सवाल थे। और एक सवाल था कि अभी आपकी अपकमिंग कौन कौन से मूवीज़ आने वाली है या वेब सीरीज़ कह सकते हैं? अभी हमने कंप्लीट की है बिंदिया, तो MX प्लेयर की है, जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और आज लास्ट डे हमारा है रंगबाज सीज़न 3 का। अभी शाम को हमारा रैपअप है, आप वो जल्दी देख सकते हैं। इसी मंथ लास्ट या नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में हम लोग बगावत रजनीश दुग्गल के साथ कर रहे हैं, देख सकते हैं। उसमें छोटा सा कैरेक्टर मेरा भी है। कोटा एक हम लोगों ने की है अनिरुद्ध दवे के साथ, वो आप देख सकते हो। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मेरी अपकमिंग फिल्म है अभी मिशन मजनू, मैं भी हूँ उसमें आप भी हमारे साथ हैं, वो आप देख सकते हैं। तो अपकमिंग कई हैं ऐसे पाइपलाइन में। और आश्रम सीज़न 2 भी जल्दी आप देख सकते हो। तो बस चल रहा है। नहीं बहुत। और एक जाते जाते एक सवाल कि जैसे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आप तक अगर पहुंचना चाहें तो कैसे पहुंचे? मतलब आपका मेल ID कुछ रहेगा जिसको मैं इनको शेयर कर सकूं? हाँ बिल्कुल, मैं अभी भावेश को अपना मेल ID दे दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा आप। और सैफ कास्टिंग के नाम से मैं इंस्टा पे हूँ, आप डायरेक्ट मुझसे वहाँ से ही कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी हम लोग मिलें और जल्दी साथ में काम करें, यही कह सकता हूँ। एक लास्ट सवाल कि जाते जाते आप अगर अपना कुछ टिप्स देना चाहते हो एक्टर्स को, जो नए एक्टर्स हैं उनके बारे में, जो अपने आप सोचे होंगे कि कुछ क्वेश्चंस छूट गए हों, वो आप अपना शेयर कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने कहा ना, जल्दबाजी ना करें। हम अगर डॉक्टर ही बनना चाहते हैं ना तो हमें एक पढ़ाई करनी पड़ती है, नर्सरी KG फर्स्ट सेकेंड फलाना करते करते टाइम पे। एक्टर बनने की होड़ इतनी ज़्यादा होती है ना कि देखिए, हर दूसरा शख्स ना, अभी मैं भावेश से सिंपल पूछूंगा, भावेश चश्मा मुझ पर अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो भावेश यही कहेंगे, ऐसी आप भी जब एक्टिंग करते हो कि सामने लगता है अरे भाई बहुत अच्छा किया, हम वहीं गलती पहली करते हैं कि हम हीरो बन जाते हैं। सबसे पास हमारी अपनी आंखें अपना कान है। सबसे पहले आप अपने आप को सुने, अपने आप को देखें और कंपेयर करें क्या हम कितने सही हैं। आप 10 बार डायलॉग बोलिए अपने फ़ोन में, 10 बार सुनिए, 10 बार वीडियो बनाइए, 10 बार देखिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं करिए। एक्टिंग सीखने की चीज़ है, नकल करने की चीज़ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सामने वाले ने कैसे क्या एक वीडियो देखा वो ऐसे ही कर देते हैं। ये होता है। ये सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, हम लोग नकल कर रहे हैं, हम लोग एक्टिंग नहीं कर रहे हैं।
हम लोग एक्टिंग कर ही नहीं रहे और तो मिमिक्री कर रहे हैं। हम मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं, हम एक्टर हैं। कैरेक्टर को जानिए, सीखिए और कोशिश करिए पढ़ने का शौक़ रखिए। आप जितना पढ़ोगे, जितना जानोगे ना, उतना आपका क्लियर होगा। उससे आपका रिविजनली, हाँ, डिक्शन क्लियर होगा, रिवीजन क्लियर होगा। और यही छोटी छोटी टिप्स हैं कि जल्दबाजी सबसे ज़रूरी है कि मत करो, सीखो, बड़ों के साथ बैठो, हो सके तो थिएटर ज्वाइन करो, बिहाइंड द सीन फिल्म्स के देखिए आप, हो सके तो उससे भी आपको लगेगा। कोई अगर एक्टर अच्छा लगता है तो उसकी जर्नी देखिए। हर किसी न किसी के साथ कोई ना कोई जर्नी, सब घर से नहीं। आपको जो लगता है ये बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो स्टार कास्ट हैं, उनके बेटे हैं, उनको डायरेक्ट फिल्म मिल गई, नहीं, सबकी जर्नी होती है। सबकी जर्नी। अभी मैंने लास्ट कारगिल गर्ल की जानवी कपूर के साथ, उसमें संजय कपूर जी की बेटी शनाया कॉस्ट्यूम टीम में थी बंदी। हाँ, मैंने भी देखा है, शुरू से आखिरी तक देखी उसकी। विवेक ओबेरॉय को देखिए, बहुत सारे एक्टर्स हैं, तो वो भी सीखते हैं। भले हीरो के एक्टर, हीरो के बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने डायरेक्ट पकड़ लिया, उन्होंने भी सीखा। तो आप जितना जानोगे, जितना घुसोगे, जितना समंदर की गहराई नापना है, उतना अंदर आपको जाना पड़ेगा। आप जाओगे तो आपको समझोगे। हार मत मानिए, वक्त आता है और ज़रूर आता है, बस कॉन्फिडेंस कभी लूज़ मत करिएगा। फोकस रखिए अपने ऊपर। हम एक साथ 10 काम नहीं कर सकते हैं कि हम एक्टिंग भी कर लें, हम सिंगिंग भी कर लें, हम डांस भी कर लें। हमारा फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फोकस से ज़रा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुए तो आप ख़त्म हो जाओगे। ये तो है। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी एक्टिंग के साथ हो सके तो जो घर वालों का सबसे बड़ा रहता है कि मेरा बच्चा करता क्या है। अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करें, उसको छोड़ के ना करें। चाहे आज अमिताभ बच्चन सर हो, चाहे शाहरुख खान हो, साथ में अपना एक बिजनेस प्लान कर रहे हैं। क्योंकि हम जितनी तेज़ी से चमकते हैं, कभी कभी उतनी तेज़ी से ख़त्म भी हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आप जॉब में हैं तो जॉब भी करते रहिए। कभी एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो ठीक है, बट सेकेंड ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो प्लीज़ उसको भी कंटिन्यू करिएगा, बस यही कहना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय में दिया। और अगर आप मेरे से कुछ सवाल छूट गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनको लिखिएगा, जैसे कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी सर भाई से मिलूं तो मैं वो ज़रूर इनसे पूछ सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इतना समय दिए। Thank you. शूट के बीच में इन्होंने इतना समय दिया है मुझे, वो मतलब क्या बताऊं। नहीं, थैंक यू भाई, ये भी सब हमारे अपने ही हैं, हमारे ही लोग हैं। तो ठीक है, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। गुड न्यूज़ एंड गुड न्यूज़। तमाम एक्टर्स और बॉलीवुड में काम कर रहे या काम करने की इच्छा रखने वाले कलाकारों को ये सूचित किया जाता है कि द स्ट्रगलर टैलेंट हब पर घर बैठे ऑडिशन अपडेट मिलता है। ये सारे ऑडिशंस रिक्वायरमेंट कास्टिंग डायरेक्टर द्वारा खुद पोस्ट किए जाते हैं और आप डायरेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी प्रोफाइल और मोनोलॉग सेंड कर सकते हैं। है ना खुशी की बात? तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, तुरंत फ्री में सब्सक्राइब करिए।